अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस इफ़ेक्टिव फैलेसी में और इंटेंशनल फैलेसी में। बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड ये टॉपिक्स हैं और बहुत ज़्यादा इनमें मिक्सअप भी हो जाता है कि ये आखिर ये हैं क्या। तो अब हम इनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और इनको समझने की भी कोशिश करते हैं। इफ़ेक्टिव पॉलिसी को पहले हम इफ़ेक्टिव फैलेसी को हम डिस्कस करते हैं। इफ़ेक्टिव फैलेसी ये एक टर्म है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की और ये रेफ़र करती है उस एरर की तरफ जो कि हम अक्सर करते हैं, उस गलती की तरफ जो कि हम अक्सर करते हैं जब भी हम टेक्स्ट को एवेलुएट कर रहे होते हैं और जब हम ये देखते हैं कि इसका इमोशनल इफ़ेक्ट कितना हुआ है रीडर के ऊपर। यानी एक टेक्स्ट को, एक कहानी को आप पढ़ते हैं और उसका असर अगर आपके ऊपर जितना होता है, उस असर को ही जानकर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये तो काफ़ी बेहतरीन कहानी है। असल में यही इफ़ेक्टिव फैलेसी है। मिसाल के तौर पे मैं अब आपको एक मिसाल दूं। एक 17 साल का लड़का है, उसको अब इतना दुनिया के बारे में नहीं पता, वो एक अच्छी उम्र का लड़का है। वो जब एक किताब पढ़ेगा तो वो अपने आप को बड़ा ही इमोशनली मूव्ड पाएगा, इमोशनली उस पर काफ़ी असर होगा। लेकिन वो बंदा जब उसकी उम्र बढ़ जाती है, 27 साल हो जाती है, तो वो उस किताब को पसंद ही नहीं करता। यानी दोबारा जब उसको पढ़ता है तो वो ये समझता है कि ये इसमें इतना कुछ था तो नहीं जितना 10 साल पहले मैं मुतासिर हुआ था इस किताब से। तो ये जो इमोशनल इफ़ेक्ट है रीडर के ऊपर एक किताब का, इसी को ही गलत कहा गया है इसी इफ़ेक्टिव फैलेसी के अंदर। और ये जो इफ़ेक्टिव फैलेसी है इसको सामने लाया गया था वेमसेट और बिर्ड्सली ने, और ये 1949 में ये सामने लाए न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर। तो ये थी इफ़ेक्टिव फैलेसी। इसका ये मतलब है कि जब आप किसी काम को पढ़ें, किसी वर्क को पढ़ें, उसका रीडर के ऊपर जितना इमोशनली इफ़ेक्ट होता है वो असल में गलत है। इसी को ही हम कहते हैं इफ़ेक्टिव फैलेसी। अब हम चलते हैं और दूसरा जो पॉइंट है इफ़ेक्टिव फैलेसी, उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इंटेंशनल फैलेसी को डिस्कस करते हैं। इंटेंशनल फैलेसी एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का ही एक पार्ट है और इससे डिस्क्राइब किया जाता है वो प्रॉब्लम जो कि पहले से ही मौजूद होता है एक काम के अंदर। जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें राइटर की जो नीयत है उसको हमें पहले से ही पता लगाने की हम कोशिश करते हैं। हम इसको इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, इट इज़ अ लिटरेरी क्रिटिसिज्म टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम इनहेरेंट इन ट्राइंग टू जज अ वर्क ऑफ आर्ट बाय अज्यूमिंग द इंटेंट और पर्पस ऑफ द आर्टिस्ट हु हैज़ रिटन इट। मिसाल के तौर पर मैं अब आपको बताता हूँ, हम वर्ड्सवर्थ के बारे में जब भी पढ़ते हैं हमारे जहन में एक ही बात आती है कि इन्होंने जितनी भी पोइट्री लिखी है वो नेचर के बारे में ही होगी। यानी हम एक उनकी पोएम के बारे में सिर्फ नाम ही सुनते हैं तो हम ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये पोएम जो है ये नेचर के ऊपर लिखी हुई है। यही असल में इंटेंशनल फैलेसी है, यही गलती है जो हम करते हैं। इसका ये मतलब है कि आप सिर्फ एक आर्टिस्ट का नाम सुनेंगे और अपने जहन में बना लेंगे कि हाँ भाई ये आर्टिस्ट तो इस टॉपिक के ऊपर हमेशा लिखता है। यही सबसे बड़ी गलती है। मिसाल के तौर पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी थी लंदन 1802। लंदन 1802 के अंदर ये कोई नेचर की पोएम है ही नहीं। इसके अंदर वर्ड्सवर्थ जॉन मिल्टन को कहते हैं कि इंग्लैंड जो है काफ़ी मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है, अब आपको ज़िंदा होना चाहिए था, आप हमें कोई राह दिखाते, आप हमें सारी मुश्किलात का हल बताते। यानी एक आम बंदा जब भी इस पोएम लंदन 1802 को पढ़ेगा, सुनेगा, वो कहेगा ये तो नेचर वाली पोएम है, हालांकि इसके अंदर तो मैसेज कोई और था। तो इसी को हम कहते हैं इंटेंशनल फैलेसी।